बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए अभ्यास पुस्तिका प्रश्न बैंक लेके आए हैं जो उत्तर सहित है। और इस अभ्यास पुस्तिका प्रश्न बैंक में आज हम आपको कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान का जो भाग 1 है, हमारा अतीत 3 इतिहास लेके आए हैं। और इसमें आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको आज हम अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7 एवं अध्याय 8 के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताएंगे, जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से संबंधित है और जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, अभ्यास पुस्तिका प्रश्न बैंक उत्तर सहित वार्षिक परीक्षा कौन सी परीक्षा रहेगी आपकी? वार्षिक परीक्षा 2024। वार्षिक परीक्षा कौन सी रहेगी आपकी? 2024 के पाठ्यक्रम अनुसार है। और विषय क्या है आपका? सामाजिक विज्ञान, कक्षा 8वीं। इसका अध्याय कौन सा देखेंगे आज? अध्याय 5। अध्याय 5 में क्या दिया है? जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। उसका प्रश्न नंबर 1 क्या है? सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक थे। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कि सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर सीताराम पांडे। फिर प्रश्न नंबर 2 है आपका, अवंतीबाई लोधी का संबंध किस क्षेत्र से था? यहाँ 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर राजगढ़ मांडला। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, तात्या टोपे किस राज्य के सेनापति थे? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, झांसी के थे, लखनऊ के, कानपुर के, मेरठ के, तो इसका सही आंसर आ जाएगा द नंबर मेरठ। नेक्स्ट प्रश्न है, खुर्दा खुर्दा राज्य स्थित था? अ नंबर उड़ीसा के दक्षिण पूर्व में, ब नंबर बिहार, स नंबर उत्तर प्रदेश और द नंबर दिल्ली, तो इसका सही आंसर अ नंबर आ जाएगा उड़ीसा के दक्षिण पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष के क्या कारण थे? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष का कारण था चर्बी युक्त कारतूस। चर्बी से हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची और सैनिकों ने कारतूस भरने से इनकार कर दिया और विद्रोह किया। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, मंगल पांडे को फांसी कब और किस आरोप में दी गई? उत्तर है इसका, मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई, क्योंकि चर्बी युक्त कारतूस भरने से इनकार करते हुए मेरठ में सैनिक विद्रोह कर दिया, इसलिए क्या की गई? मंगल पांडे को फांसी दी गई। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। क्या कह रहा है इसमें? अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों का भारतीय पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर देखिए, जो अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों पर भारतीय पर प्रभाव, पहला प्रभाव, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाए गए, विधवा पुनर्विवाह को भी अंग्रेजों द्वारा प्रोत्साहित किया गया तथा इस संबंध में भी कानून पारित किए गए। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहित किया गया। फिर तीसरा पॉइंट है, कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को अपने क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने की स्वीकृति दी, इन्हें जमीन तथा संपत्ति खरीदने की भी छूट दी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ईसाई बनाने के लिए कानून बनाकर धर्म परिवर्तन की आसान कर दिया गया। जो लोग ईसाई धर्म ग्रहण करते हैं, उन्हें उनकी पारिवारिक संपत्ति में अधिकार प्रदान किया गया। फिर इसके आगे, ये पहला पॉइंट था, इसका दूसरा पॉइंट है, इस आप इतना भी लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, या आप इसे भी लिखेंगे तो भी पूरे अंक मिलेंगे नंबर 2 को। कई भारतीयों ने इसे यह माना कि अंग्रेज हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। अपने इन कार्यों से वे हमारे सामाजिक रीति रिवाजों तथा जीवन के पारंपरिक स्वरूप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाया, अंग्रेज शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया। ऐसे में कुछ भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली नष्ट कर रहे हैं। वहीं कुछ भारतीय मौजूदा व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में सुधार चाहते थे। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट होता है। आप इसका पहला पॉइंट भी लिखेंगे तो आपको अंक मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, अवध रियासत को कब और क्या आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में सम्मिलित किया गया? क्या कह रहा है प्रश्न? अवध रियासत को कब और क्या आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था? उत्तर देखिए, 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। 1801 में क्या किया गया? अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में यह करके ले लिया कि रियासत का शासन ठीक नहीं चलाया जा रहा है, उसे ध्वस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, इंडिया काउंसिलिंग किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर है, ब्रिटिश संसद में 1858 में एक नया कानून पारित किया और कंपनी ने सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को बेहतर ढंग से संभाला जा सके। इसके लिए एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिलिंग कहा गया। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 आता है आपका। प्रश्न नंबर 10 क्या है?
उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? तो आप उत्तर बता देंगे कौन कौन से मुख्य केंद्र थे। दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, फैजाबाद, कानपुर और झांसी विद्रोह के मुख्य केंद्र थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। किन परेशानियों के कारण किसान 1857 के विद्रोह में शामिल हुए? उत्तर देखिए, गाँव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे, जिसके कारण उनकी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थीं। इन परेशानियों के कारण किसान 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से क्यों मना किया? उत्तर देखिए, 1824 में कंपनी ने सैनिकों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश दिया, परंतु सैनिकों ने उसे मानने से इनकार कर दिया। सैनिकों को लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? 1857 के विद्रोह, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए? लिखिए। उत्तर देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्न बदलाव किए। नंबर 1, शासकों को उनके क्षेत्र पर शासन करने के अधिकार को सुनिश्चित किया गया। नंबर 2, उत्तराधिकारियों के रूप में पुत्र को गोद लेने की प्रथा को मंजूरी दी गई। फिर नंबर 3, ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाहियों के अनुपात को कम कर दिया गया, जबकि यूरोपीय सिपाहियों के अनुपात को बढ़ाया गया। नंबर 4, सेना में गोरखा, सिख एवं पठानों के अनुपात को बढ़ाया गया। सेना में गोरखा, सिख एवं पठानों के अनुपात को बढ़ाया गया। फिर नंबर 5, मुसलमानों को संदेह एवं शत्रु की दृष्टि से देखा जाने लगा। नंबर 6, अंग्रेजों ने भारतीय रिवाज, धर्म तथा सामाजिक प्रथाओं को सम्मान दिया। अंग्रेजों ने भारतीय रिवाज, धर्म तथा सामाजिक प्रथाओं को सम्मान दिया। और नंबर 7, जमींदारों एवं भूस्वामियों तथा जमीन पर उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए नीतियां अपनाई गई। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर लिख सकते हैं। जो आपको पॉइंट सरल लगते हैं उन पॉइंटों को लिख दीजिए। 5 पॉइंट आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 14 है, नीचे दिए गए रेखा मानचित्र में 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नांकित स्थानों को दर्शाइए। ये जो मानचित्र बना है इसमें ये कुछ बिंदु दिए हैं, कुछ स्थान दिए, इनको दर्शाना है। जैसे पहला क्या है? मेरठ, तो यहाँ पे आप मेरठ को दर्शा देंगे और मेरठ लिख देंगे। दूसरा क्या है? दिल्ली, दिल्ली कहाँ है? मेरठ के बाजू में है। फिर बरेली, तो बरेली भी देखिए उत्तर प्रदेश में आ जाएगी यहाँ पे। फिर बरेली के बाद आपका आ जाएगा लखनऊ, तो ये यहाँ पे लखनऊ है, सब पास पास में से। झांसी, उसी के नीचे झांसी यहाँ पे आ जाएगा, ये झांसी। उसके बाद झांसी के बाद आपका आ जाएगा फैज़ाबाद, तो फैज़ाबाद यहाँ पे कानपुर है, और कानपुर के बाद देखो ये फैज़ाबाद, तो फैज़ाबाद यहाँ बता देंगे, कानपुर को यहाँ बताएंगे। उसके बाद कानपुर है। फिर सागर, सागर कहाँ पे आ जाएगा आपका? पहले बनारस देख लेते हैं, यहाँ बनारस बता देंगे। और जबलपुर, जबलपुर यहाँ इलाहाबाद के इधर बता देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये इलाहाबाद है। फिर बैरंगपुर है। तो इस प्रकार से आप जो यहाँ पे नाम दिए थे इन नामों को यहाँ पर दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ बम्बई है, यहाँ मद्रास है। तो ये किसका नक्शा हो गया? भारत का नक्शा में जो आपके 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण बिंदु थे वहाँ यहाँ पे आपको बता दिए। नेक्स्ट, इसके बाद आपका अगला अध्याय आता है अध्याय 6, देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। अध्याय 6 हो गया। इसका पहला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था, किसने किया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा स नंबर विलियम जोन्स। किसने किया था? विलियम जोन्स ने। फिर प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? प्राच्यवादी किन्हें कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन में से चुन के बताना। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ब नंबर, एशिया की भाषा और संस्कृति को ज्ञान रखने वाले लोग क्या कहलाते हैं? प्राच्यवादी कहलाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 इसका, 1835 का शिक्षा अधिनियम आधारित था, किस पे आधारित था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर, थॉमस बेबीगटन मैकाले के विवरण के आधार पर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, उपरोक्त विचार था, किसका विचार था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा स नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, वर्नाकुलर से क्या आशय है? तो उत्तर देखिए, यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत में औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क का चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। देखिए, यह शब्द क्या था? आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजन प्रतिदिन इस्तेमाल की स्थानीय भाषा और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था? उत्तर हो जाएगा, अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन था कि
मिशन था। वे मानते थे कि उन्हें देशी समाज को सभ्य बनाना है और उनकी रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। ये अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? शिक्षा के संबंध में अरविंदो घोष के क्या विचार थे? तो उत्तर देखिए, शिक्षा के संबंध में अरविंदो घोष के विचार थे कि छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर मैकाले ने जोर क्यों दिया? तो उत्तर देखिए, अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने यह कहा, सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देशी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में ना तो साहित्यिक है जानकारियाँ होती हैं और ना वैज्ञानिक। इसलिए अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर मैकाले ने जोर दिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। जेम्स मिल की राय में देशी जनता का दिल किस प्रकार जीता जा सकता है? तो उत्तर देखिए, जेम्स मिल ने प्राच्यवादियों पर हमला किया जो भारतीयों के लिए सुधार चाहते थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देशी जनता को खुश करने और इनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। चार्ल्स वुड के नीति पत्र में क्या संदेश लिखा था? तो उत्तर देखिए, 1854 में वुड्स डिस्पैच नीति पत्र, वुड डिस्पैच मीन्स क्या होता है? नीति पत्र बनाया गया जिसमें भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यावसायिक लाभ प्राप्त होंगे। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या कहा है? 1830 के दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाएं कैसी थीं? उत्तर देखिए इसका, 1830 की दशक में एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं, परंतु विद्यार्थी बहुत कम थे। फीस निश्चित नहीं थी, पुस्तकें नहीं थी, ना ही इमारतें, ब्लैकबोर्ड, बेंच कुर्सियाँ थी, अर्थात शिक्षा अभावग्रस्त और बिखरी हुई थी। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर जो 11 है उसका उत्तर को आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु क्या कदम उठाए? उत्तर हो जाएगा, 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार का फैसला लिया। इसके लिए कंपनी ने नई दिनचर्या, नए नियम और नियमित निरीक्षण के जरिए पाठशालाओं को व्यवस्थित किया। पंडितों को सरकारी नौकरी पर रखा, उन्हें 4 से 5 स्कूलों का जिम्मा दिया, पाठ्यक्रम शुल्क समय सारणी बनाई, अनुदान की व्यवस्था की गई। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 12 इसका उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में क्यों नहीं थे? तो देखिए, महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है, इसलिए वे इसके पक्ष में नहीं थे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की थी? तो देखिए इसका उत्तर, शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। यह संस्था 1901 में शुरू की थी। गुरुदेव एक ऐसा स्कूल खोलना चाहते थे जहां बच्चे खुश रह सकें, मुक्त रहें और रचनाशील बने। वे शिक्षा व्यवस्था के कड़े व बंधनकारी अनुशासन से मुक्ति चाहते थे, इसलिए प्रकृति परिवेश में प्रोत्साहन देने के लिए शांति निकेतन की स्थापना की गई। बच्चों, आपको बस यहीं तक इस प्रश्न का उत्तर लिख देना है। यहाँ से लेके जो शांति निकेतन की स्थापना की गई तो भी आपको अंक प्राप्त होंगे। और उसके बारे में देखना चाहेंगे आप शांति निकेतन, तो शांति निकेतन क्या है? टैगोर बचपन में स्कूल जाने से बहुत ही चिढ़ते थे। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी तथा जेल जैसा लगता था, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते। फिर दूसरी बात बताए, बड़े होने पर उन्होंने ऐसा स्कूल खोलने का सोचा जहां बच्चे खुश रह सकें, वे मुक्त और रचनाशील हो, जहां वे अपने विचार और आकांक्षाओं को समझ सकें। तीसरा पॉइंट, सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने 1901 में कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर शांति निकेतन की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है
उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। लेकिन बच्चों इस प्रश्न का उत्तर यदि बहुत बड़ा हो रहा है तो आप कहाँ से यहाँ शांति निकेतन से लेके शांति निकेतन की स्थापना की गई यहाँ तक लिख सकते हैं, तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट अध्याय आता है अध्याय 7। अध्याय 7 क्या है? महिलाएं, जाति एवं सुधार। इसका प्रश्न नंबर 1, राजा राम मोहन राय ने किस संगठन की स्थापना की? यहाँ 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय ने किस संगठन की स्थापना की? तो वह ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इस नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 इसका, विधवा विवाह कानून पारित किया गया, कब पारित किया गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर सन 1856। नेक्स्ट प्रश्न, बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया, कब किया गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सन 1929। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सतनामी आंदोलन प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर घासीदास। तो आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5, सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं में बदलाव किस सदी से आया? तो उत्तर हो जाएगा आपका सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्यों मान्यताओं में बदलाव 19वीं सदी में आया। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो उत्तर देखिए सन 1875 ईस्वी, सन 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7, राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक क्यों कहा गया? तो उत्तर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय भारतीय राष्ट्रीयता के अग्रदूत कहे जाते हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया, विधवा विवाह तथा अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। समाज की कुरीतियों को दूर करने के कारण समाज सुधारक कहा गया। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 का भी उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? प्रमुख समाज सुधारकों के नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, इसमें प्रमुख समाज सुधारकों के नाम, पहला है राजा राम मोहन राय, दूसरा स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा महादेव गोविंद रानडे, चौथा ज्योतिबा फुले, पांचवा स्वामी विवेकानंद, छठवां एनी बेसेंट, सातवां ईश्वरचंद्र विद्यासागर, आठवां केशव चंद्र सेन और नौवां है नारायण गुरु आदि। ये क्या है? प्रमुख समाज सुधारक हैं जिनके हमने आपको नाम बताए। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9, प्रार्थना समाज के प्रमुख कार्य क्या थे? उत्तर देखिए इसका, प्रार्थना समाज ने जाति बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में किन महिलाओं को महत्वपूर्ण योगदान रहा? किन महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो उत्तर बता देंगे, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए श्रीमती एनी बेसेंट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया, विधवा एवं परित्यक्ताओं की स्थिति सुधारने का काम किया, बाल विवाह का विरोध किया। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? 19वीं सदी के मध्य में जब लड़कियों के लिए स्कूल खुले तो लोगों के मन में क्या डर था? उत्तर देखिए, 19वीं सदी के मध्य में लड़कियों के स्कूल खुले तो लोगों के मन में निम्न डर था। नंबर 1, स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे। नंबर 2, घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। नंबर 3, लड़कियां बिगड़ जाएंगी। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? इसमें क्या प्रावधान किए गए? तो उत्तर देखिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 को पारित किया गया था, जिसमें इसमें निम्न प्रावधान थे। नंबर 1, लड़के की उम्र 18 साल व लड़की की उम्र 16 साल होना आवश्यक हो। बाद में उम्र बढ़ाकर लड़के की उम्र 21 वर्ष व लड़की की उम्र 18 वर्ष कर दी गई। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 13, सत्य शोधक समाज की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? तो उत्तर हो जाएगा, बंगाल एवं बम्बई में चलाए जा रहे सुधार आंदोलन से प्रभावित होकर ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। उस सत्य शोधक समाज की स्थापना की उसका उद्देश्य क्या था? छुआछूत का विरोध करते हुए जन आंदोलन चलाया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, ऊंची जातियों के खिलाफ रहे, जाति समानता के समर्थक रहे। इस प्रकार बच्चों यहाँ पे आपको अध्याय 7 के 13 प्रश्नों के उत्तर आपको बता दी, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न अध्याय आता है आपका अध्याय 8, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। और जो इतिहास का आपका जो इतिहास है, इतिहास का ये अंतिम अध्याय है। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम आपका भूगोल का चैप्टर लेके आएंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे आपके। चलिए प्रश्न नंबर 1, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न है, केसरी समाचार पत्र के संपादक थे? तो इसका सही आंसर ब नंबर आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन सत्याग्रह किस क्षेत्र में से संबंधित था?
वन सत्याग्रह किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर मध्य प्रदेश, वर्तमान में क्या है वो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था, किसने किया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, प्रांतीय स्वायत्तता से क्या आशय है? तो उत्तर देखिए इसका, भारतीय जनता ने साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1935 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6, बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा बंगाल का विभाजन 1805 में वायसराय कर्जन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? तो उत्तर देखिए, भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध भारतीय असंतोष उत्पन्न हुआ। भारतीयों में क्या हुआ? असंतोष उत्पन्न, भारी असंतोष उत्पन्न हुआ। क्यों हुआ? असंतोष का प्रमुख कारण किसी भी भारतीय को कमीशन का सदस्य न बनाया जाना और एवं भारत में स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, इल्बर्ट बिल सरकार ने क्यों वापस लिया? प्रश्न क्या है आपका प्रश्न नंबर 8, इल्बर्ट बिल सरकार ने क्यों वापस लिया? तो आप उत्तर बताएंगे 1883 में इल्बर्ट बिल लाया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं ताकि समानता स्थापित की जा सके, परंतु अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार को यह बिल वापस लेना पड़ा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? गांधी जी की दांडी यात्रा के क्या उद्देश्य थे? तो उत्तर देखिए उनके उद्देश्य क्या थे। पहला उद्देश्य, 1930 में गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालने की घोषणा की, क्योंकि उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था। दूसरा, गांधी जी और अन्य राष्ट्रवादियों के अनुसार नमक पर टैक्स वसूलना पाप है। तीसरा, गांधी जी और उनके समर्थक साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पर पैदल चलकर गए और वहां नमक इकट्ठा करके सार्वजनिक रूप से नमक कानून का उल्लंघन किया। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? उत्तर देखिए, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में चोरी चौरा नामक स्थान पर कुद्रा भीड़ ने एक थानेदार व 21 पुलिस कर्मियों को क्या किया? थाने में बंद कर जीवित जला दिया। गांधी जी ने इस हिंसा की घटना से अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस स्थगित कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका प्रश्न नंबर 11, रॉलेट कानून का भारतीयों ने क्यों विरोध किया? तो देखिए, रॉलेट एक्ट मार्च 1919 को लागू किया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रांतिकारियों के मुकदमों में जल्दी सुनवाई एवं अपील का अधिकार छीनने के उद्देश्य से रॉलेट एक्ट पास किया गया। साथ ही इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति के बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाने और बिना वारंट की तलाशी लेने का विरोध भारतीयों ने किया। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? असहयोग आंदोलन में लोगों द्वारा किन वस्तुओं या कार्यों का बहिष्कार किया गया? उत्तर देखिए, आंदोलन के 2 पक्ष थे। एक पक्ष था बहिष्कार का पक्ष और दूसरा रचनात्मक पक्ष। बहिष्कार के पक्ष में क्या जाएगा? सरकारी पद एवं उपाधियों का परित्याग किया। नंबर 2, न्यायालयों का बहिष्कार किया, कर न देने का निर्णय लिया। तो दूसरा पक्ष क्या है? रचनात्मक पक्ष में क्या बताया? राष्ट्रीय स्कूल कॉलेजों की स्थापना, सत्य एवं अहिंसा पर बल, पंचायतों द्वारा विवाद का निर्णय। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13, बंगाल विभाजन क्यों किया गया एवं इसके क्या परिणाम हुए? देखिए उत्तर, लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों ने भारतीयों में असंतोष को बढ़ावा दिया और 1909 में उसने हिंदू मुस्लिमों के लिए बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। इस घटना से सारा राष्ट्र उत्तेजित हो गया। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, और इस वीडियो का और इस अध्याय का अध्याय 8 का अंतिम प्रश्न है। चलिए बच्चों, अंतिम प्रश्न प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? कांग्रेस की आरंभिक मांगे क्या थी? उत्तर देखिए, उसकी मांगे क्या थी? पहली मांग, प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में भारतीयों का प्रतिनिधित्व। दूसरा, शिक्षा का प्रचार प्रसार। तीसरा, किसानों को कर्ज से राहत। चौथा, हथियार कानून में संशोधन। पांचवा, भारत का औद्योगिक विकास। इस प्रकार से जो कांग्रेस की आरंभिक मांगे थी वह आपको बता दिए और यहाँ आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपके अध्याय कौन कौन से अध्याय बताएं आपको? अध्याय 8, अध्याय 7, अध्याय 6 और अध्याय 5 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको बताए। यदि बच्चों आपको ये प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों, आपके समझ आए हों, तो आप हमारे चैनल को अन्य वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।